हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जल कमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। हेलो, मेरा नाम मलिक ईडिया है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूं और मैंने अभी जेईई मेन एग्ज़ामिनेशन में AIR 4 हासिल की है 300 on 300 मार्क्स के साथ। आज मैं आपको अपनी प्रेपरेशन और अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मैंने अपनी कोचिंग यहीं पे रह के करी है। अनलाइक बहुत लोग, मैं कोटा नहीं गया था, तो मैंने यहाँ पे एलियन करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के एलियन दिल्ली में कोचिंग करी और आज मैं इस रैंक तक पहुँचा हूँ। जेईई मेन एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो जेईई मेन एग्ज़ामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तीनों सब्जेक्ट्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 20 MCQ होते हैं और 10 इंटीजर टाइप होते हैं। उन 10 में से कोई भी 5 हमें करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम +4 -1 की होती है, यानी करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाता है और अनअटेम्प्टेड छोड़ने के 0 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स हमेशा से मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है और मुझे फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। केमिस्ट्री मेरा वीक सब्जेक्ट रहा है और मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस करी है, याद बहुत चीज़ें करी है और बहुत मेहनत लगी है केमिस्ट्री में इतनी मास्टरी करने में। एक्चुअली मास्टरी नहीं, इतनी एफिशिएंट होने में कि मैं उसमें फुल ला पाऊँ। मैथ्स मेरा एक मॉडरेट सब्जेक्ट रहा है, जिसमें मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो अगर हम जेईई मेन की फ़िज़िक्स की बात करें तो जेईई मेन की फ़िज़िक्स में हमारे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के पोर्शंस आते हैं। उसमें ब्रॉड में बात करें तो हम फ़िज़िक्स को मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स के हिस्सों में और अप्लाइड मैकेनिक्स, इन 5 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ये पाँचों हिस्सों में से मैकेनिक्स का हिस्सा और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हिस्सा सबसे मुश्किल भी है और इसमें हमारा मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत वास्ट है और इसलिए भी क्योंकि इनमें क्वेश्चंस भी मुश्किल होते हैं। इन कंपैरिजन ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर्स काफ़ी आसान है और इनमें मार्क्स स्कोर करने बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे टॉपिक्स हो गए, इन्हें मास्टर कर लेना चाहिए। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैंने इनके लिए कोई थ्योरी की बुक रेफ़र नहीं करी है, मैंने लेक्चर्स से ही अपने आप को प्रिपेयर किया है। लेकिन मैंने अपने पहले कभी कुछ बुक्स पढ़ी थी, जैसे मैंने इरोडोव की मैकेनिक्स की थ्योरी बुक पढ़ी थी। उसे समझना बहुत मुश्किल है और मैं किसी भी फ़र्स्ट टाइम रीडर को वो रिकमेंड नहीं करूँगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं कहूँगा कि किसी भी कोचिंग का मटेरियल बेस्ट होता है। फ़िज़िक्स में बात करें तो HC वर्मा एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए बहुत अच्छी है। उससे ऊपर जाया जाए तो मैंने इरोडोव पूरी सॉल्व करी है। इरोडोव के क्वेश्चंस जेईई एडवांस को काफ़ी हद तक मैच करते हैं और शायद उससे टफ़ ही होते हैं। उससे भी टफ़ क्वेश्चंस करने हो तो पाथफाइंडर और SS क्रोटोव की बुक्स है, पर वो जेईई मेन के लिए इररेलेवेंट है। केमिस्ट्री एक बहुत ही विचित्र सब्जेक्ट है इस मामले में कि कहने को वो एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सारे टॉपिक्स अलग है। वो
हर दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ केमिस्ट्री के अंडर पढ़ी जा सकती है। केमिस्ट्री में हमारे 3 हिस्से हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपके मोस्ट क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ना किसी के लिए भी काफ़ी आसान है। उसकी थ्योरी की बुक्स, उसकी थ्योरी हर प्रैक्टिस बुक में होती है। जैसे मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी और आरसी मुखर्जी की बुक्स पढ़ी है। उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सारे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारे प्रॉब्लम्स करें। वो बहुत हद तक रिपीटेटिव होंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को करने से आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव करेगी। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को पेपर में करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और कैलकुलेशन से ना भागना मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी। कैलकुलेशंस बिना डरे, बिना रुके करनी होगी, और उनको करने में आलस नहीं आना चाहिए। फिर आगे चले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद में एक पूरा बहुत बड़ा और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें कहने को तो एनसीईआरटी में आई थिंक 7-8 चैप्टर है, लेकिन वो एक चैप्टर भी बहुत अलग अलग भागों से बना हुआ है। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ही एनसीईआरटी सबसे अच्छी है। एनसीईआरटी बुक में एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कभी कोई बुक फॉलो नहीं करी है। मैंने हमेशा मॉड्यूल्स पढ़े हैं, और जो हमारे सर थे वो जो शीट्स प्रोवाइड करते थे, जो क्वेश्चनर्स प्रोवाइड करते थे, उन्हें करता था। तो मैं बुक रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, वो तो एक बहुत ही अलग सा बवाल है। उसमें जितने टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स में बस आपको चीज़ें याद करनी होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1 घंटा दें और याद करने की चीज़ों को याद करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेशन। इनमें एस ब्लॉक और जो पीरियड केमिस्ट्री है उसमें समझने की चीज़ें बहुत कम है, याद करने की है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो बहुत हद तक लॉजिकल है और उसे समझा जा सकता है। तो उसको एक बार समझे, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी वेटेज भी होती है, तो उसको प्रैक्टिस करें, उसको याद करें। ऐसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, और पूरे पीरियड केमिस्ट्री में बहुत जगह पे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रखा है, उन्हें अच्छे से मास्टर कर ले। वो कई बार पूछी जाती है, वो कॉमन क्वेश्चन है। फिर और देखें तो हमारे पास बचती है मैथ्स के भी ब्रॉडली 11th और 12th में 5 टॉपिक्स है। सबसे पहला तो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, फिर हमारा वेक्टर 3D, और लास्ट में बचता है अलजेब्रा। कैलकुलस एक कंपैरेटिवली आसान टॉपिक है, क्योंकि उसमें अगर हम जेई मेन के लेवल की बात करें तो चीज़ें मास्टर करना काफ़ी आसान है। मैंने कैलकुलस में समीर बंसल की बुक आती है, उसे पूरा सॉल्व किया है। उसमें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, और उसे आप पूरे अच्छे से करेंगे तो आपकी कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे को पर्सनली टफ़ सब्जेक्ट लगता है, और उसकी वेटेज भी कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन कि उसके कितने क्वेश्चंस है और कितनी तरह से वो पूछी जा सकती है। कोऑर्डिनेट एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा घुसे। लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे कोनिक्स की होनी चाहिए। टैंजेंट, नॉर्मल और जो बेसिक आइडियाज़ है वो आपको पता होने चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म एक्सेट्रा। फिर आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री
भी एक ऐसा टॉपिक है जो खुद में बहुत यूज़ नहीं होता, खुद में उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे टॉपिक्स में आ जाती है, खासकर कैलकुलस में। कैलकुलस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड होती है, पूरी नहीं तो कम से कम 80%। और हमारे अलजेब्रा में भी कुछ टॉपिक्स जैसे सीक्वेंस सीरीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में एसओटी का चैप्टर एडवांस ने सिलेबस से हटा दिया है। जितना मुझे पता है मेंस के सिलेबस में भी एसओटी की बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो एसओटी एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसे स्किप करा जा सकता है। फिर आगे चले तो हमारे पास है अलजेब्रा। अलजेब्रा एक वास्ट टॉपिक है, उसमें कुछ चैप्टर्स काफ़ी आसान है, कुछ बहुत मुश्किल है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है, लेकिन क्योंकि इनमें बहुत स्कोप है कुछ भी पूछने का, इसके क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करो उतने टफ़ हो सकते हैं। लेकिन जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनसी से क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम एनसीईआरटी लेवल तक उसे सॉल्व करके रखें। फिर आगे चले तो अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, जो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें अगर आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता है तो फिर उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ है, काफ़ी आसान टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज़ को मास्टर करा जा सकता है। एपी और जीपी हम 10th क्लास में पढ़ते ही है। उसके बाद कुछ स्पेशल सीरीज़ है, बस उनका सॉल्व करने का तरीका आ जाए तो सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। वेक्टर 3D एक बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज रखता है मेंस के एग्ज़ाम में। इनफैक्ट अगर मुझे सही याद है तो 25 में से 5 या 6 क्वेश्चन वेक्टर 3D के थे। वेक्टर 3D कहने को एक ही टॉपिक है, लेकिन उसको कवर करने में हमारे कोचिंग में 1 महीने से ऊपर लग गया था, तो वो बहुत लंबा है, लेकिन वो समझने में बहुत आसान है, क्योंकि सारे चीज़ें उसमें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप वेक्टर का बेसिक आइडिया समझ गए, वेक्टर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए, तो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। वो बस आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं। मेरी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पेपर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था। पेपर से एक्सपेक्टेशन रखना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पेपर कैसे भी बनाया जा सकता है। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, हो सकता है बहुत मुश्किल आ जाए, हो सकता है आपको लगता हो फिज़िक्स का आपको पूरी आती होगी, लेकिन फ़िज़िक्स सबसे टफ़ बनाई गई हो कि आप फिज़िक्स में ट्रैप हो जाए। तो पेपर देने एक ओपन माइंड से जाए। सबसे पहले एनटीए के जो पेपर्स होते हैं उनमें टॉप पे क्वेश्चन पेपर देखने का ऑप्शन होता है, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर खोल ले और देखे कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से शुरू करें और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को निपटा ले जो आपको सबसे पहले देखते ही आ गए। उसके बाद उन क्वेश्चंस पे मूव करें जो आपको पहली बार में समझ नहीं आया। सब्जेक्ट वाइज चले और एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगाए और फिर अगले सब्जेक्ट पे आ जाए, ताकि आपके पास लास्ट में 1 घंटा बच जाए। उसमें आप वो सब्जेक्ट करें जो आपके लगता है कि आपसे हो जाएगा। इससे आपका टाइम मैनेज रहेगा, तीनों सब्जेक्ट में आप बराबर टाइम दे पाएंगे और आप पूरा पेपर देख पाएंगे। वैसे मेंस की केमिस्ट्री कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि पढ़ना बंद कर दे। एग्ज़ाम से पहले एक फ़्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्ज़ाम से पहली वाली रात या एग्ज़ाम से पहले वाले दिन में पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ रह गई, ये भी देख लेता हूँ, ये फॉर्मूला रह गया, इसे भी पढ़ लूँ, और आप बेकार में बस स्ट्रेस्ड होंगे। जो आपने 2 साल में पढ़ा होगा उस पर भरोसा रखिए और ये अपने लक पर, अपने भगवान पर ये फेथ रखिए कि जो होगा अच्छा होगा, और पेपर एक फ़्रेश माइंड से 8 से 10 घंटे की नींद के साथ दीजिए, ताकि आप थके हुए ना हो और आपको पेपर में नींद ना आए, थकान ना हो। तो मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो मैं जनरली सुबह 7 बजे उठता हूँ और 8 बजे तक सेंटर चले जाता हूँ और रात के 8 बजे तक अपने कोचिंग सेंटर तक पे रुकता हूँ।
वहाँ पे हमारी क्लासेस होती है, डाउट सेशंस होते हैं, जो भी हो। उसके अलावा मैं सेंटर पर कम से कम 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ और घर आके भी मैं सेल्फ स्टडी ही करता हूँ 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पूरी जर्नी में सेल्फ स्टडी ही है। कोच लेक्चर्स आपको बस थ्योरी पढ़ाने के लिए है, लेकिन थ्योरी पढ़ाने से या पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आएगा तो उसे खुद पढ़ने से आएगा, उसकी प्रैक्टिस करने से आएगा, और वो कोई आपके साथ बैठ के नहीं करा सकता। तो मैं सेल्फ स्टडी को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। लेक्चर से ज़्यादा ध्यान सेल्फ स्टडी पर रखें। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जो फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, उनमें अप्लाई करिए। नहीं हो पाए तो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स बहुत सारे हैं, उन्हें देखिए, बुक से पढ़िए। जिसको पढ़ना हो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, कोई कमी नहीं है आज की दुनिया में रिसोर्सेज की। आप पढ़िए, आप अपने प्रैक्टिस करिए, और आप जो डिज़र्व करते हैं आप उससे कई ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और मैं सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता हूँ। रिलैक्स करने के लिए मैं जनरली या तो टीवी देखता हूँ, या यूट्यूब पे कोई वीडियो चला लेता हूँ, या फिर म्यूज़िक सुनता हूँ, या फिर मैं अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ नीचे वॉक पे चला जाता हूँ। इन सब चीज़ों से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो पूरे दिन सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी उसी में इंक्लूडेड है। किसी भी सब्जेक्ट पे 40 मिनट लगाए और अगले सब्जेक्ट में मूव कर जाए। जितने क्वेश्चन हो ये ना सोचे कि एक बार जो सब्जेक्ट शुरू किया है वो पूरा ही करना है। 40 मिनट के बाद अगले सब्जेक्ट पे जाए और लास्ट के 1 घंटे में उस सब्जेक्ट पर आ जाए जो आपको लगता है आप कर पाएंगे। इससे आपका टाइम मैनेज रहेगा। फॉर्मूला रिवाइज़ करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी सुबह उठे 15 मिनट 20 मिनट एक फार्मूला की नोटबुक बना के रखें, जिसमें जो भी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, ये कांस्टेंट रिवीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें एक जगह लिख ले और सुबह उठते ही उसे रिवाइज़ करें। फिर अपना आगे का काम कंटिन्यू करें, जैसे नहाना या फ्रेश होना, जो भी करना है। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश माइंड के साथ 20 मिनट फार्मूले पढ़ लें, इससे आपके फार्मूले याद रहेंगे। थैंक यू।